हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 3 से लेके 9 करेंगे और इसमें 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। चैप्टर 2 में है 3 और चैप्टर 3 में है 4 से 9। ठीक है, शुरू के सेक्शन में टाइम लगेगा सेक्शन 26 तक मेनली, उसके बाद बहुत जल्दी शायद 2 ही वीडियो में कवर हो जाएगा, तो टोटल शायद 5 लग सकती हैं इस एक्ट में। तो शुरू के प्रोविजंस जो अप टू 26 हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रीलिम मेंस तकरीबन इन्हीं में से बनेंगे, अगर बनता है क्वेश्चन तो मैं आगे आने वाले सेक्शंस में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 चैप्टर 2। इसमें एक ही सेक्शन है 3, तो इसे लेते हैं। इसमें बताए हैं कुछ प्रिंसिपल जो एक्ट के तहत हमें फॉलो करने होंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड या दूसरी एजेंसी अगर इस एक्ट के प्रोविज़न को अप्लाई करती है तो इन प्रिंसिपल का ध्यान रखते हुए ही करेगी। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं देखिए, 16 प्रिंसिपल लिए हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि पॉइंट वाइज करें, लेकिन हाँ नॉलेज हो आपको। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि किसी भी चाइल्ड को ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो इनोसेंट है किसी मेलाफाइड इंटेंशन या क्रिमिनल इंटेंशन से। मेलाफाइड होती है बैड इंटेंशन, ठीक है, तो उससे वो इनोसेंट है, यानी कि उसकी फेथ जो है वो गुड होगी, यानी कि बैड फेथ से वो ये प्रिज्यूम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसे रिबट भी कर सकती है दूसरी पार्टी, लेकिन ये प्रिज्यूम पहले किया जाएगा। और कितनी एज तक? 18 साल तक। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स शैल बी ट्रीटेड विद इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, एवरी चाइल्ड शैल हैव अ राइट टू बी हियर्ड एंड टू पार्टिसिपेट इन ऑल प्रोसेसेस एंड डिसीजन अफेक्टिंग हिज इंटरेस्ट। और चाइल्ड का व्यू वो सब कुछ कंसिड्रेशन में लिया जाएगा रिगार्डिंग हिज एज एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए, वो प्राइमरी कंसिड्रेशन होगी कि बेस्ट इंटरेस्ट में हो एंड टू हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप फुल पोटेंशियल। प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी केयर, नर्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, वो किसकी होगी? बायोलॉजिकल फैमिली की या फिर अडॉप्टिव फॉस्टर पेरेंट की। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, ऑल मेजर्स शैल बी टेकन टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज सेफ एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी हार्म, अब्यूज़ और मेल ट्रीटमेंट। यानी कि केयर प्रोटेक्शन अगर यूनिट्स में है तो ध्यान रखा जाएगा कि उसके साथ कोई ऐसा अब्यूज़ ना हो। उसके बाद है positive measures, all resources are to be mobilized including those of family and community for promoting the well-being, facilitating development of identity and providing an inclusive and enabling environment. Principle of non-stigmatizing semantics, यानी कि जो वर्ड्स हैं, एक्यूजेटरी वर्ड्स हैं, वो वहाँ चाइल्ड के लिए यूज़ नहीं होंगे। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे अरेस्ट वर्ड यूज़ नहीं होता है, एप्रीहेंशन होता है, ये आगे आएंगे, मतलब वैसे वर्ड एक्यूज वगैरह के नहीं यूज़ होंगे फॉर द चाइल्ड। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स, कोई भी नॉन वेवर ऑफ एनी राइट ऑफ द चाइल्ड इज़ परमिसिबल या फिर वैलिड होगा बच्चे के लिए। ठीक है, उसके राइट को नहीं छीना जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा चाइल्ड के साथ, इंक्लूडिंग सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ एक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये नहीं कि लड़के को अलग दिया जाएगा, लड़की को अलग, सबके लिए बराबर होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कोई इक्वालिटी बरती जाएगी वहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशली, every child shall have a right to protection of his privacy and confidentially by all means and throughout the judicial process. Principle of institutionalization as a measure of last resort. A child shall be placed in institutional care as a step of last resort after making a reasonable inquiry. Institutional care में रखा जाएगा, वो last resort होगा बच्चे के भलाई के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रिपेट्रिएशन एंड रिस्टोरेशन, एवरी चाइल्ड जो होगा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, वो उसे राइट होगा अपनी फैमिली के साथ रीयूनाइट करने का। प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट, मान लो किसी ने ऑफेंस चाइल्ड ने कर भी दिया तो उसके पास्ट रिकॉर्ड्स को इरेज किया जाएगा जब तक ज़रूरी ना हो, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में रखा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन, मेजर्स किए जाएंगे
जो चिल्ड्रन हैं इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, 213 में पढ़ के आए थे हम कि उसको जो है प्रमोट किया जाएगा बिना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के, यानी कि डाइवर्ट किया जाएगा उससे सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग से, ये मेजर्स लिए जाएंगे बच्चे के लिए। और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है लास्ट, ठीक है। बेसिक जो स्टैंडर्ड हैं वो अपनाए जाएंगे फॉर द नेचुरल जस्टिस। सिंपल है, इसमें एक दो बार पढ़ लेना आप, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट, ध्यान से कीजिएगा। सेक्शन 4 से लेके 9 कवर करता है। चैप्टर 3 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं मेंस में भी प्रीलिम में भी। देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 4 बताता है जेजेबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले तो कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। डायरेक्ट पीटी का आ सकता है कि सेंट्रल स्टेट हाई कोर्ट दे दिया तो स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी। एक डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा भी कर सकती है। सेकंड सबसेक्शन में लिखा है बोर्ड में कौन कौन होगा, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो हैं वो हो सकते हैं, उनका 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और सीजेएम और सीएमएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं होंगे, ठीक है। और आगे जब भी यूज़ होगा उन्हें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा, एमएम और जेएम नहीं कहा जाएगा। मतलब आगे जो एक्ट में यूज़ होगा वर्ड वो एमएम जेएम ना होकर क्या होगा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें 2 सोशल वर्कर होंगे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के साथ, एक वुमेन होना ज़रूरी है। और पावर्स वही होंगी सीआरपीसी में जो दी जाती है एमएम और जेएम को, वही प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि इन दोनों के पास सेम वही होंगी। और देखो थर्ड में क्या कहता है, सोशल वर्कर शुड इन्वॉल्व इन हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर एक्टिविटीज़। अब सोशल वर्कर की बात करता है कि जो सोशल वर्कर 2 लिए गए हैं जिनमें एक वुमेन है, उसको अपॉइंट किया जाएगा जो इन्वॉल्व हो हेल्थ एजुकेशन और वेलफेयर एक्टिविटीज़ को, जो चिल्ड्रन के लिए काम कर रही हो और 7 साल का जिसे एक्सपीरियंस हो। और अगर प्रोफेशनल है तो उसे डिग्री होनी चाहिए, या तो लॉ की, साइकोलॉजी की, साइकेट्री की और सोशोलॉजी की, साइकेट्री की सॉरी और सोशोलॉजी की, 4 हैं ये इस तरह से पूछी भी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है 4th में डिस्क्वालिफिकेशन कह लीजिए कि एलिजिबल नहीं होंगे अगर उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड मिलता है जब उसने कोई ह्यूमन राइट्स या चाइल्ड राइट्स को वॉयलेट किया था। किसने, मेंबर ने, ठीक है ना, मेंबर है बोर्ड का, उससे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा अगर उसने पहले वॉयलेट किया हो कोई ह्यूमन राइट या चाइल्ड राइट, या फिर वो कन्विक्ट हो गया हो किसी मॉरल टर्पिट्यूड के कारण और सच जो कन्विक्शन है वो ना रिवर्स हुई हो और उसे फुल पार्डन भी ना दी गई हो। थर्ड में है रिमूव और डिसमिस नहीं कर सकते सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, सॉरी थर्ड में है कि वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से रिमूव या डिसमिस हो चुका हो, यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में था और वहाँ से उसे निकाल दिया गया हो। या फोर्थ है कि कभी वो चाइल्ड एब्यूज़ या एम्प्लॉयमेंट जो है चाइल्ड लेबर का, या उसने किसी ह्यूमन राइट्स और इमोरल एक्ट को वॉयलेट किया हो। 4 चीज़ें हैं इसमें, चाइल्ड अब्यूज़ में इंडल्ज हो, या फिर चाइल्ड लेबर के जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसमें इंडल्ज हो, या वॉयलेट करे ह्यूमन राइट्स को, या कोई इमोरल एक्ट करे, ये है 4th, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 5th सबसेक्शन क्या कहता है कि 60 दिन की ट्रेनिंग ज़रूरी होगी, किसको, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट को। अब वो मैजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि भाई उन्हें सारी इन फंक्शंस का और पूरे एक्ट का पता हो, तो उनके लिए 60 डेज़ की स्पेशल ट्रेनिंग बताई है। स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि उनकी ट्रेनिंग जो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट है, मैंने आपको बताया था एमएम और जेएम को आगे प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कहेंगे, उनकी 60 दिन की ट्रेनिंग कौन करवाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और टर्म जो प्रिस्क्राइब होगा उनको अपॉइंट करते वक्त वही होगा, यानी कि फिक्स नहीं किया गया है, ओके। और अपॉइंटमेंट जो है मेंबर ऑफ बोर्ड की प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट को छोड़ के वो टर्मिनेट की जा सकती है इंक्वायरी के द्वारा। 7 में भी निकाला जा सकता है अगर 4 चीज़ें हैं, अगर वो पाया गया कि अपनी पावर को मिसयूज़ करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट को छोड़ के कोई मेंबर होगा, जो 2 मेंबर हैं उनमें से
अगर कोई ये चीज़ करे तो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट इंक्लूड नहीं होगा। तो फाउंड गिल्टी ऑफ मिस यूज़ ऑफ पावर। सेकंड में है फेल टू अटेंड प्रोसीडिंग्स, यानी कि 3 महीने तक उसने कोई प्रोसीडिंग जो ये थी बोर्ड की वो अटेंड नहीं की है और कोई रीज़न भी नहीं है। रीज़न जैसे मान लो दे दे कि वो बीमार हो गया है, हॉस्पिटलाइज था, ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है। 3 महीने तक उसने बिना कोई रीज़न दिए अटेंड नहीं करता है वो, या फिर पूरे साल में उसने 3/4 सिटिंग से कम की हैं, अटेंड नहीं की हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। ओके, और उसके बाद है देखो सॉरी सब सेक्शन 4 जो है हम पहले पढ़ के आए हैं वो अप्लाई होगा इन एलिजिबिलिटी के लिए। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन आता है कहाँ पे इन एलिजिबल है या डिसक्वालिफिकेशन है तो आप 4 और 7 का देंगे, क्योंकि ये मेंबर की एलिजिबिलिटी को डिस एलिजिबिलिटी करता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाता है, किन में, 4 में और 7 में। और कौन से सेक्शन में, 4 के तहत, सेक्शन 4 में ही प्रोवाइड है, 4th सब सेक्शन में और 7th में उनकी इन एलिजिबिलिटी को डिफाइन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशंस बताई हैं, यानी कि मेंबर होने से पहले की चीज़ें बताई हैं 4 में, और 7 में मेंबर होने के बाद अगर वो मिसयूज़ वगैरह करता है, फेल हो जाता है, ये चीज़ें 7 में बताई हैं। इनको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पढ़िएगा। ठीक है, और 4 में कैसे हैं, अपॉइंट होने से पहले उसने कुछ गलत काम किए हों ब्रॉडली। ठीक है, वो 4 में डिफाइन है, मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 5 में है प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। देखो 5 और 6 में ना सेम बात है, 5 और 6 सेक्शन में सेम बात है। डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी। एक बार हम 5th को पढ़ते हैं। यानी कि इंक्वायरी इनिशिएट हो गई थी किसी बच्चे के रिगार्डिंग, और इस इंक्वायरी के दौरान उसने 18 साल की एज कंप्लीट कर ली। अब आपको पता है ये किस पे लगता है, 18 साल से कम के बच्चे पे। इंक्वायरी के वक्त उसकी एज जो है 18 हो गई। ठीक है, तो ये माना जाएगा इंक्वायरी के लिए, कंटिन्यू होती रहेगी इंक्वायरी, और ये माना जाएगा कि जैसे कि वो भी चाइल्ड ही है जिसकी 18 कंप्लीट नहीं हुई है। तो वर्ड इसमें मेनली है इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है। इफ़ ड्यूरिंग इंक्वायरी किसके रिगार्डिंग, चाइल्ड के रिगार्डिंग, चाइल्ड कंप्लीट्स 18 ईयर्स देन द चाइल्ड प्रिज्यूम टू बी चाइल्ड बाय बोर्ड। ठीक है, उसे क्या माना जाएगा कि भाई अभी वो चाइल्ड ही है, 18 साल से कम का बच्चा है। ओके, क्योंकि चाइल्ड में हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था 18 साल से कम का जो है उसे चाइल्ड बोला जाता है। ठीक है, सेक्शन 6 अब देखो, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु कमिटेड एन ऑफेंस देन पर्सन्स व्हेन पर्सन वाज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब 6th में क्या कहता है, जब उसने ऑफेंस कमिट किया वो उस टाइम पे 18 साल का था, 18 साल से सॉरी कम का था। देखो, एनी पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, उसने अभी तो कर ली है, 18 साल से ऊपर हो गया है, कंप्लीट कर ली है, और एप्रीहेंड किया गया है जब उसे पकड़ा गया था। एप्रीहेंडेड का मतलब होता है पकड़ा गया था, उसे अरेस्ट वर्ड यूज़ नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था। जब उसे पकड़ा गया उस ऑफेंस के लिए तब वो था 18 साल से कम, तो उसे इंक्वायरी के दौरान ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो अभी 18 साल से कम है। अब 5-6 में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। वहाँ बात थी इंक्वायरी की, इंक्वायरी शुरू हो चुकी हैं और उस इंक्वायरी के दौरान उसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं 5 में। ठीक है, और 6 में क्या है कि वो इंक्वायरी से पहले ही अपनी एज 18 उसकी हो चुकी है, और उसे लेकिन जब पकड़ा गया था ऑफेंस के वक्त, ऑफेंस कमिट करते वक्त, तो वो 18 से कम का था। तो आगे के लिए वो क्या ट्रीट किया जाएगा, 18 साल से कम का बच्चा, यानी कि चाइल्ड फॉर दिस एक्ट, चाइल्ड आ जाएगा तो ऑब्वियसली 18 साल से कम। तो 5 और 6 का डिफरेंस यही होगा। 5 में इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, यहाँ पे अभी नहीं हुई है। ठीक है, और ऑफेंस का 6 में पर्टिकुलर बताया गया है कि ऑफेंस जब किया था तब 18 साल से कम था। ठीक है, और वो तो 5 में भी है वैसे कि भाई चाइल्ड जो था वो 18 साल से कम था जब उसने ऑफेंस किया,
लेकिन इंक्वायरी शुरू हुई और तब वो उसने कंप्लीट कर ली अपनी 18 ईयर्स ऑफ एज। और 6 में क्या है कि उसने कंप्लीट कर ली है बिफोर इंक्वायरी। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, आप डायरेक्ट में ज़रूर लिखिएगा, डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं। सेकंड में देखिए क्या बात कह रहा है, 6 के सेकंड में सबसेक्शन में कहता है कि पर्सन जो है, कौन सा पर्सन, 6 के 1 में अगर रिलीज़ नहीं होता है बेल पर, क्यों कहा पर्सन बताइए? पर्सन इसलिए कहा क्योंकि अब वो 18 का हो चुका है, इंक्वायरी से ही पहले वो 18 का हो चुका है, इसलिए उसे पर्सन कहा। तो उसे आप अगर बेल पे रिलीज़ नहीं करता है बोर्ड, तो उसे सेफ्टी प्लेस पे इंक्वायरी के दौरान, जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक उसको एक सेफ्टी प्लेस पे यानी कि उसे रखा जाएगा। ठीक है। थर्ड में कहता है सबसेक्शन में, पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोसीजर। सिंपल, इसमें ऐसा कुछ बात नहीं। सेक्शन 7 देखिए, प्रोविजन इन रिलेशन टू बोर्ड। क्या कहता है बोर्ड के रिगार्डिंग कि बोर्ड जो है वो मीटिंग करेगा अपनी रेगुलर, और वहाँ पे जो प्रोसीजर होंगे वो चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए, और वेन्यू ऐसा नहीं लगे उसे कि रेगुलर कोर्ट्स है कोई, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग उसे नहीं लगनी चाहिए। ये बच्चे के विकास के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए होता है कि वो घबरा ना जाए। ठीक है। उसके बाद है सेकंड, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। कहाँ पढ़ा हमने? 2 के 13 में डिफ़ाइन किया गया था। ठीक है। ऑफेंस करते वक्त 18 से कम, उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है इंडिविजुअल मेंबर के सामने भी, यानी कि मान लो सोशल वर्कर है, वो अकेला उससे बात करना चाहता है, या वुमेन है वो करना चाहती है, तो अगर सिटिंग में बोर्ड नहीं भी है तब भी उसके सामने उसे पेश किया जा सकता है। सिंपल। ठीक है। थर्ड में कहता है अगर कोई मेंबर एब्सेंट है तो ऑर्डर वहाँ पे लिए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड 2 मेंबर होने ज़रूरी हैं, यानी कि एक ही एब्सेंट, क्योंकि 2 ही टोटल मेंबर हैं, लेकिन मेंबर में इंक्लूड होगा प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, यानी कि 2 मेंबर प्लस प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो उन 2 में से मान लो कोई एक एब्सेंट है, तो एक मेंबर प्लस प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट कोई फ़ैसला सुना सकते हैं, ले सकते हैं 18 के 3 में। ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा, 18 के 3 में फ़ैसला ले सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ में कहता है कि मान लो कोई ओपिनियन नहीं बन रही है तो मेजॉरिटी वहाँ पे चलेगी, यानी कि 3 में से 2, और अगर मेजॉरिटी नहीं बनती है तो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट की जो ओपिनियन है उसको प्रिवेल, यानी कि MMJM की जो ओपिनियन होगी उन्हें प्रिवेल किया जाएगा। सेक्शन 8 में पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द बोर्ड हैं, कुछ नहीं है, खास नहीं है। सेक्शन 8 बिल्कुल इसमें नॉर्मल सी बातें लिखी हुई हैं कि जो बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया है उसकी कुछ पावर होती हैं, डील विद ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। ठीक है, इसमें कुछ पावर्स आगे दी गई हैं, लेकिन उससे पहले सेकंड सबसेक्शन हम कर लेते हैं। क्या कहता है देखो कि पावर जो हैं बोर्ड पे कन्फर वो एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं हाई कोर्ट या चिल्ड्रंस कोर्ट के द्वारा। सेकंड इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ठीक है, यानी कि जो पावर बोर्ड पे हैं या इस एक्ट में दी गई हैं तो हाई कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट भी उसे एक्सरसाइज कर सकता है जब प्रोसीडिंग उनके सामने 19 में आएगी। वो आगे पढ़ेंगे, 19 में जब आएगी उनके सामने तो हाई कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट की पावर, बोर्ड वाली पावर वो ले सकते हैं, या फिर अपील या रिवीजन में। तो 3 चीज़ हो गई, 19 में आई, अपील में आई, रिवीजन आई, तो इनकी पावर बोर्ड वाली हो जाएंगे। सिंपल। थर्ड में बात करते हैं फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ए से लेके एन डिफाइंड हैं, मैंने यहाँ सारी नहीं लिखी हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, एक बार पढ़ लेते हैं। ए में है इंश्योर करेंगे कि बोर्ड का क्या फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो देखो, इंश्योर करना है कि जो इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन हो चाइल्ड का और पेरेंट का और गार्जियन का हर स्टेप पे। ठीक है, हर स्टेप पे जो गार्जियन वगैरह हैं वो वहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेट करें। एंश्योरिंग दैट बी चाइल्ड राइट आर प्रोटेक्टेड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड, इंक्वायरी, आफ्टर केयर एंड रिहैब।
सी में है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, लीगल एड की जो है सहायता ली जाएगी। डी में है बोर्ड जो है इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर, अगर मान लो लैंग्वेज बच्चे की अलग है, वो नहीं समझ पा रहा है लेकिन वो रीजनल लैंग्वेज समझता है, तो वहाँ पे बोर्ड जो है एक ट्रांसलेटर भी प्रबंध करवाएगा उसका। ओके। और ई में कह रहा है कि प्रोबेशन ऑफिसर है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या सोशल वर्कर को भी बुला सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें कह सकता है कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करें 15 दिन के अंदर अंदर, जब बोर्ड सबसे पहले बैठता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर रिगार्डिंग द जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट इनसे बनवा सकता है। किन किन से? प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और सोशल वर्कर। एफ में है एडजुडिकेट और डिस्पोज करेगा केस ऑफ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ अकॉर्डिंग टू 14 आगे आएगा, इंक्वायरी वगैरह के ऊपर है ये। और ट्रांसफ़र कर सकती है कमेटी मैटर जो भी हैं किसी भी स्टेज पे किसी भी कमेटी को, अगर ज़रूरत लगती है बोर्ड को तब। ओके। एच में है डिस्पोज करेगा मैटर को, फाइनल ऑर्डर पास करेगा रिगार्डिंग कि बच्चा जो है चाइल्ड के रिहेबिलिटेशन के लिए इंक्लूडिंग फॉलो अप करेगा प्रोबेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के ऑर्डर को भी, एनजीओ भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। आई में है इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगा रिगार्डिंग कि भाई कौन सा जो पर्सन है फिट पर्सन है जो बच्चे के केयर के लिए आप डिक्लेयर कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और कंडक्ट करेगा कि एक इंस्पेक्शन ज़रूर हो हर महीने बच्चे के लिए जहाँ पे भी वो रह रहा है, जिस भी यूनिट में वो रहता है। के में है ऑर्डर करेगी पुलिस को कि वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर्ड करेगी अगर बच्चे के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस कमिट होता है तो। एल में ऑर्डर करेगी पुलिस को कि वो एफआईआर रजिस्टर करे अगर बच्चा किसी केयर प्रोटेक्शन में था और वहाँ पे कमेटी रिटर्न रिपोर्ट डालती है तो वहाँ पे रिगार्डिंग कि भाई बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो केयर प्रोटेक्शन में था, वहाँ पे उसके साथ गलत हुआ है तो वो भी एफआईआर पुलिस लेगी। और एम में है कंडक्ट करेगी कि जेल में जाकर रेगुलर इंस्पेक्शन लिया जाए फॉर एडल्ट्स टू चेक इफ़ एनी चाइल्ड इज़ लॉज इन सच, यानी कि कहीं वहाँ पे कोई बच्चा जेल में तो नहीं है, तो ये इंस्पेक्शन भी होगा और एनी अदर फंक्शन जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे। सिंपल एन तक हैं, एक दो बार पढ़ लेना। और लास्ट सेक्शन है 9 प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय मैजिस्ट्रेट हु हैज़ नॉट बीन एम्पावर्ड अंडर दिस एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। वो मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड ही नहीं है इस एक्ट में वो क्या क्या करेगा। मान लो केस आ जाता है, अब उसे पता चलता है कि हाँ मैं तो एम्पावर्ड नहीं हूँ इस एक्ट के तहत, तो वो क्या करेगा, अपने सामने बच्चे को लाकर उसे बिना किसी देरी किए और फॉरवर्ड कर देगा उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसका जुरिस्डिक्शन में है। फर्स्ट सबसेक्शन यही बात करता है। सेकंड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है रिगार्डिंग एज ऑफ चाइल्ड, यानी कि पता नहीं चल पा रहा है कि जब ऑफेंस कमिट हुआ था बच्चा 18 का था या उससे ज़्यादा था या कम था, तो जो कोर्ट है वो डिटरमाइन करेगी कि भाई इसकी एज क्या है। और ये प्रोवाइडेड में है कि किसी भी स्टेज पे ये रिकॉग्नाइज कर सकती है। सच अ क्लेम may be raised before any court and it shall be recognized at any stage even after final disposal of the case। डिस्पोज भी हो गया तब भी, ये even after final disposal वाली लाइन है, इसे मार्क कीजिएगा मार्कर से बड़ा बड़ा। क्यों? क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम में, ध्यान रखना। तो वो क्लेम भी यानी कि डिस्पोजल भी हो गया तब भी आप जो है रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं कि रिगार्डिंग एज, एंड सच ए क्लेम शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट। सिंपल वही बात है। तो मेनली प्रोवाइडेड मैंने 2 बातें लिख दी हैं, रिकॉग्नाइज्ड किसी भी स्टेज पे और इवन आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड में क्या आता है। थर्ड में है इफ़ कोर्ट फाइंड्स that person committed offense and was child at commission of offense, यानी कि जो चाइल्ड है उसने ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि जब ऑफेंस कमिट किया वो चाइल्ड था, ठीक है, तो फॉरवर्ड कर देगी किसे? कोर्ट, बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड के पास जाएगा। कौन सा बोर्ड? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो हमने अभी पढ़ा, उसके पास कब करेगी? जब उसे पता चलता है कि नहीं ये तो
जब ऑफेंस कमिट हुआ, ये चाइल्ड था, 18 साल से कम था, तो बोर्ड को फॉरवर्ड हो जाएगा। और फोर्थ में लास्ट में है कि इन केस ए पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन प्रोटेक्टिव कस्टडी, यानी कि प्रोटेक्टिव कस्टडी में अगर उसे रखा जाता है, रिक्वायरमेंट है, तो रखा जा सकता है जब उसकी इंक्वायरी चल रही है कि भाई वो बच्चा है या फिर पर्सन है, यानी कि वो इंक्वायरी चल रही है कि भाई ये चाइल्ड है या नहीं है, 18 साल से कम है या ऊपर है। उस इंक्वायरी के दौरान उसे कहाँ रखा जाएगा? प्रोटेक्टिव कस्टडी में। चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। जो जो मैंने प्रोविज़न बताए हैं उन्हें थोड़ा अच्छी तरह पढ़ लेना। आगे हम अगले में सेक्शन 10 से 26 ले लेंगे, और आगे 3 वीडियो में और शायद ये एक्ट में कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है गाइज़, तो शुरू के ये सेक्शन है, ध्यान रखना अप टू 26, इसमें क्वेश्चन मीन्स का कवर हो जाएगा और प्रीलिम के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिवाइज़ कीजिएगा इसे बार बार। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।